माँ के पेट में एक बच्चा 9 महीने तक रहता है, तो उन 9 महीनों में उसका किस प्रकार से विकास होता है, किस प्रकार से एक भ्रूण का निर्माण होता है और एक पूरा शिशु बनता है। आज इस वीडियो के अंदर ये हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अपने क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर 33वां चैप्टर चल रहा है और 33वां चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट हमने पढ़ लिया है, तो वो आप देख लेना, और ये लास्ट पार्ट है, इसके अंदर ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा रुचिकर है। कि जैसे मानव में भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश, टॉपिक आपने देख लिया कि भ्रूणीय अवस्थाएं, एक माता के गर्भ के अंदर 9 महीने तक एक शिशु रहता है, तो उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं संपन्न होती है, किस प्रकार वो अपने शरीर में वृद्धि करता है, किस प्रकार से हाथ पैर नाक कान आँख इन सब का निर्माण होता है। तो ये कंप्लीट हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी और जो बाकी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। कुछ अवस्थाएं पढ़ेंगे हम, जैसे प्रथम सप्ताह से, प्रथम दिन से जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो प्रथम दिन से कंप्लीट 9 महीने बाद में जब बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से एक बच्चा बनता है, उसके बारे में कंप्लीट आज इस वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है मानव में भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश, मतलब मानव में भ्रूणीय अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती है और किस प्रकार से भ्रूण का निर्माण, भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इससे पहले वाली क्लास थी, उसके अंदर हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, 7-8 परिभाषाएं थी, उनके बारे में पढ़ा और वो इम्पोर्टेंट भी थी। ठीक है, तो उनको याद भी करना है। उसमें हमने ये पढ़ा कि युग्मक होता है, जैसे नर युग्मक होता है शुक्राणु, मादा युग्मक होता है अंडाणु। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है और उस क्रिया को क्या बोला जाता है, निषेचन। ठीक है, क्या बोला जाता है, निषेचन। तो अब निषेचन होने के बाद में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, तो सबसे पहली देखो टॉपिक है मानव में भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश। सबसे पहली अवस्था प्रथम सप्ताह, मतलब पहले दिन। जब मान लो निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है, जैसे ही निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है तो उसके अंदर देखो प्रथम दिन, प्रथम सप्ताह मतलब 1 से 7 दिन के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, निषेचन की क्रिया होने के बाद में 1 से 7 दिन के मध्य कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। तो सबसे पहले 24 से 30 घंटे मतलब प्रथम दिन होता है, उसके अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन का मतलब शुक्राणु है वो कहाँ तक पहुँचता है, अंडाणु तक, अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो उसकी कुछ अब क्रियाएं होती है, तो वो कब संपन्न होती है, 24 से 30 घंटे के मध्य। उसके पश्चात 48 घंटे में 2 कोशिक अवस्था बनती है, मतलब युग्मनज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, 2 कोशिक मतलब एक कोशिका होती है, वो विभाजित होकर कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में। कब बनती है ये, 48 घंटे में 2 कोशित अवस्थाओं का निर्माण होता है। और तीसरे दिन मतलब प्रथम दिन निषेचन होता है, दूसरे दिन 2 कोशिक अवस्थाएं बनती है और तीसरे दिन मोरूला का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, तीसरे दिन किसका निर्माण होता है, मोरूला का। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न भी आ सकता है कि मोरूला का निर्माण कौन से दिन होता है, तो तीसरे दिन। ठीक है, मानव में मोरूला का निर्माण कितने दिनों में होता है, तो 3 दिन में। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ सकता है। चौथे दिन, तीसरे दिन क्या हो गया, मोरूला का निर्माण। उसके पश्चात चौथे दिन किसका निर्माण होता है, कोरकपुटी का निर्माण। देखो ये क्या होती है कोरकपुटी, ये मैंने इससे पहले वाली क्लास के अंदर कंप्लीट बता दिया है कुछ परिभाषाओं में, तो आप उनको पहले देख लेना। चौथे दिन किसका निर्माण होता है, कोरकपुटी का। उसके बाद में देखो 5, 6, 7, 8 दिन तक क्या होता है, रोपण। तो रोपण क्या होता है, ये भी मैंने पहले वाली क्लास के अंदर बताया था। तो ये प्रक्रिया होती है प्रथम सप्ताह में। अच्छी तरह से देखना, प्रथम सप्ताह में क्या होता है, पहले दिन निषेचन होता है, दूसरे दिन 2 कोशिक अवस्थाएं बनती है, तीसरे दिन मोरूला का निर्माण होता है, चौथे दिन कोरकपुटी का निर्माण होता है और उसके बाद में 5, 6, 7, 8 दिन तक क्या होता है, रोपण। कौन सी क्रिया होती है, रोपण। तो ये तो क्रिया होती है प्रथम सप्ताह में। अब आती है दूसरा सप्ताह। प्रथम सप्ताह कंप्लीट हो गया, अब कौन सा स्टार्ट होता है, दूसरा सप्ताह। मतलब दूसरा सप्ताह होता है, उसके अंदर क्या होता है, देखो द्वितीय सप्ताह। द्वितीय सप्ताह में कोरकपुटी एंडोमेट्रियम में पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाती है।
ठीक है, मतलब रोपण होने के बाद में कोरक पुटी का निर्माण होता है, वो किसके अंदर प्रवेश कर जाती है? एंड्रोमिस्ट्रियम। किसके अंदर प्रवेश करती है? एंड्रोमिस्ट्रियम। देखो कोरक पुटी क्या होता है, एंड्रोमिस्ट्रियम क्या होता है, ये कंप्लीट मैंने इससे पहले वाली क्लास के अंदर बताए हैं। तो जो 33वां चैप्टर का पार्ट 1 है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे डाल दिया है। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो तो उसके नीचे आपको मिल जाएगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख लेना। तो देखो द्वितीय सप्ताह में कोरक पुटी एंडोमिस्ट्रियम में पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाती है और 14वें दिन किसका निर्माण होता है? आदि रेखा। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। आदि रेखा का निर्माण कौन से दिन होता है? तो 14वें दिन। ठीक है, आदि रेखा का निर्माण कौन से दिन होता है? तो 14वें दिन। उसके पश्चात है तृतीय सप्ताह से छठे सप्ताह के मध्य। तीसरे सप्ताह से छठे सप्ताह के मध्य कौन कौन सी क्रियाएं होती है? तो देखो एंडोड्रम और मिसोड्रम, 3 भ्रूणीय स्तर होते हैं, पता होगा आपको। इससे पहले वाली क्लास में हमने चर्चा की थी कि 3 भ्रूणीय स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, अंत स्तर और मध्य स्तर। उनको क्या बोला जाता है? एक्टोड्रम, मिसोड्रम और एंडोड्रम। 3 भ्रूणीय स्तर होते हैं जिसको क्या बोला जाता है? बाह्य स्तर, अंत स्तर और मध्य स्तर। और इन्हें क्या कहते हैं? एक्टोड्रम, मिसोड्रम और एंडोड्रम। तो एंडोड्रम और मिसोड्रम है, उसका निर्माण कब होता है? तीसरे सप्ताह में। कब होता है? तीसरे सप्ताह में। एंडोड्रम और मिसोड्रम का निर्माण कब होता है? तीसरे सप्ताह में होता है। 28वें दिन हृदय का धड़कना प्रारंभ हो जाता है, मतलब धीरे धीरे हृदय की धड़कन है वो प्रारंभ हो जाती है। कब होती है? 28वें दिन। इसमें कुछ बातें हैं, ये याद रखना है अपनों को। और मस्तिष्क का विकास भी प्रारंभ हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं होता लेकिन थोड़ा थोड़ा मस्तिष्क का निर्माण है वो प्रारंभ हो जाता है। उसके पश्चात है छठे से 8वें सप्ताह के मध्य। छठे से 8वें सप्ताह के मध्य देखो बाहरी कान, जैसे ये कान है तो इनका विकास धीरे धीरे होने लग जाता है, मतलब बाहर की तरफ संरचना बनने लग जाती है। कान है वो उभरने लग जाते हैं। आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, उनका निर्माण हो जाता है। कोहनियाँ, ये कोहनियाँ है। अंगुलियाँ, इनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और 8वें सप्ताह में एक छोटा मनुष्य होता है जैसे हम हैं, उस प्रकार का संरचना बन जाती है, मतलब दिखने में ये पहचान हो जाती है कि भाई ये मनुष्य हुआ है। ठीक है, कब होती है? 8वें सप्ताह में। मनुष्य, उसको क्या बोलते हैं? गर्भ। मतलब जब एक मनुष्य के समान छोटी संरचना बन जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? गर्भ। मतलब गर्भ का निर्माण हो जाता है। कब होता है? 8वें सप्ताह में। इसी में देखो हृदय का पूर्ण विकास हो जाता है। भ्रूण है वो करवट बदलने लग जाता है, मतलब इधर घूम गया इधर घूम गया, तो भ्रूण है वो क्या होता है? करवट बदलने लग जाता है। आंखों की पलकें होती है, इनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यह प्रक्रिया कब होती है? छठे से 8वें सप्ताह के मध्य। देखो 8वें सप्ताह तक हम पहुंच गए कंप्लीट। ये याद रखना, इनके अंदर मान लो कोई छोटा प्रश्न आता है तो मैंने साथ में बताया कि कौन सा प्रश्न छोटा आ सकता है, तो वो भी अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, अब हम इससे आगे बात करते हैं। 5 नंबर, 9वें से 12वें सप्ताह के मध्य। 9वें से 12वें सप्ताह के मध्य शिशु होता है वो अंगूठा चूसना प्रारंभ कर देता है। हाथ पैर होते हैं उनकी गति प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अंगूठा चूसने की क्रिया प्रारंभ कर देता है, हाथ पैर की गति प्रारंभ कर देता है। पलकें हैं वो बंद रहती है। कब तक? 9वें से 12वें, मतलब पलकें हैं वो बंद रहती है, खुलती नहीं है। और बाह्य लिंग का विकास, उत्पन्न होने वाली संतति लड़का है या लड़की है, ठीक है, तो उसका विकास भी कब हो जाता है? 9वें से 12वें सप्ताह के मध्य। और जमाही, जैसे अंगड़ाई लेना, ठीक है, तो ये क्रिया भी कौन से में हो जाती है? 9 से 12वें सप्ताह के मध्य। अगला है 6 नंबर, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर, तीसरे से चौथे महीने तक कौन सी क्रियाएं होती है? तो तीसरे से चौथे महीने में स्वाद गलिकाएं, जैसे जीभ में पाई जाती है स्वाद गलिकाएं, तो स्वाद गलिकाएं, पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। शिशु में कौन सी क्रिया प्रारंभ हो जाती है? पाचन की क्रियाएं। मल का निष्कासन, मतलब पाचन की क्रिया होगी, जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया भी हो जाती है। और दांत है उनका भी धीरे धीरे विकास है वो प्रारंभ हो जाता है। अगला 7 नंबर, 4 से 6 महीने के मध्य। 7 नंबर पॉइंट कौन सा है? 4 से 6 महीने के मध्य श्वसन नलिकाओं, फेफड़ों के अंदर किसका निर्माण हो जाता है? श्वसन नलिकाओं का। कान होते हैं उनका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। ध्वनि की तीव्रता, मतलब बाहर जो भी आवाज़ें हो रही है, ठीक है, उनको सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। सूंघने की क्षमता विकसित हो जाती है। और सांस लेना
प्रारंभ कर देता है। किस टाइम में? 4 से 6 महीने के मध्य, और सबसे अंतिम है 6ठे महीने से जन्म तक, मतलब कंप्लीट जन्म होता है उस समय तक ही पलकें झपकना प्रारंभ कर देता है, मस्तिष्क है उसका पूर्ण विकास हो जाता है। ताप नियंत्रण, ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी क्रिया होती है? ताप नियंत्रण। और कोशिकाओं का भी विकास। कोशिकाएं क्या होती है? फेफड़ों के अंदर कुछ नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है जिनको क्या बोला जाता है? कोशिकाएं बोला जाता है। तो उन कोशिकाओं का निर्माण भी हो जाता है। तो ये कंप्लीट प्रक्रिया होती है किस समय? प्रथम दिन से लेके जो 9 महीने हैं, मतलब प्रथम दिन से 9 महीने के मध्य जो भी क्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है, किस प्रकार से विभिन्न शरीर के अंगों का निर्माण होता है, वो कंप्लीट प्रक्रियाएं इसके अंदर हमने पढ़ा। इसमें देखो चित्र भी है, जो चित्र मैं आपको लास्ट में फोटो डाल दूंगा, तो चित्र आप देख लेना, इनके भी स्क्रीनशॉट ले लेना और चित्र है उसकी फोटो देख लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एग्जाम में इसका प्रश्न कैसे आता है। एक तो प्रश्न है कि जैसे छोटा प्रश्न आ गया, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि रोपण की क्रिया कब होती है, ठीक है, तो ये आ सकता है। उसके पश्चात ये भी पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क का निर्माण कब होता है, कानों का निर्माण कब प्रारंभ होता है, अंगुलियों का निर्माण है वो कब प्रारंभ होता है। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं। और एक प्रश्न ये बनता है कि कई बार क्या होता है कि शिशु का जन्म कितने समय में हो जाता है? 7 महीनों में। कितने में हो जाता है? 7 महीनों में। पूर्ण रूप से कब होता है? 9 महीने में। लेकिन कई बार क्या होता है कि 7 महीने में हो जाता है तो वो शिशु जीवित रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। उसका कारण ये होता है कि उसमें क्या होता है, ताप नियंत्रण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके पश्चात यदि उसको कुछ समय तक शरीर को ताप नियंत्रण क्षेत्र में रखा जाए तो वो शिशु क्या होता है? जीवित रह जाता है। पिछली बार वार्षिक परीक्षा के अंदर इनमें से एक पॉइंट पूछा गया था, ये पॉइंट आया था, ठीक है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर पहला पार्ट हमने पढ़ा, उसके अंदर केवल 2 या 5 या 6 परिभाषाएं हैं, केवल परिभाषाएं पढ़ी थी, उनमें से आ सकता है या फिर इनमें से आ सकता है। इसका चित्र है, मैं सबसे नीचे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना, अच्छी तरह से समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है। और वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने सहपाठी है उनको भी बताना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंच जाता है। धन्यवाद।